प्रिय मित्रों, हम आज IC38 जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो, कृपया देखिए। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा आपको। रमेश एक बीमा अभिकर्ता बनना चाहते हैं और सरला मैडम भी बीमा अभिकर्ता, बीमा सखी बनना चाहते हैं। उनके लिए एक एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। उसका नाम है IC38 इंश्योरेंस करिकुलम 38। इंश्योरेंस एक्ट 1938, बीमा अधिनियम 1938 कब अमल में आया? 1 जून 1939 में अमल में आया। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेक्शन 42 है क्या कहलाता है? सेक्शन 42 अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, एजेंट्स नियामक प्रक्रिया। भारतीय होना चाहिए, साउंड माइंड से होना चाहिए, 18 ईयर्स 18 साल 18 वर्ष पूरी होने चाहिए, एटलीस्ट 10th क्लास पास होना चाहिए और 25 आवर्स ट्रेनिंग ज़रूरी है। 50 क्वेश्चंस आएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, समय 60 मिनट्स रहेगा और 15 मार्क्स से पास मार्क्स, 15 पास मार्क्स है। उसके बाद स्कोर कार्ड मिलेगा। ये स्कोर कार्ड 12 महीने वैलिड रहेगा। उसके बाद उनको एक लाइसेंस दी जाएगी। लाइसेंस कौन देंगे? IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। कुछ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इंश्योरेंस क्या है, बीमा क्या है, कुछ लोगों का हानि बहुत लोगों के द्वारा बांट लेना। जो ब्रिटिश इंडिया में पहली भारतीय कंपनी दी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1818 में कोलकाता में प्रारंभ हुआ। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी जो नॉन लाइफ साधारण बीमा की पहली बीमा कंपनी थी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नॉन लाइफ इंश्योरेंस में पहली बीमा कंपनी, ये 1850 में भी कोलकाता में ही प्रारंभ हुई। उसके बाद ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया 1870 में, ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट। उसके बाद भारत देश की पहली भारतीय बीमा कंपनी, उसका नाम क्या है? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। ये 1871 में प्रारंभ हुई मुंबई में, बॉम्बे। और ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? 1906 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। आज भी उसका कार्यकलाप है भारत देश में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और आधुनिक बीमा किधर प्रारंभ हुआ? आधुनिक बीमा व्यापार उसका मूल किधर है? लॉयड्स, 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 लॉयड्स। ये लॉयड्स किधर है? ब्रिटेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। उसके बाद 1993 में RN मल्होत्रा एक कमिटी बिठाई गई। ये कमिटी का रिपोर्ट, इसका रिकमेंडेशन के द्वारा ही 1997 में IRA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना हुई। उसके बाद 1999 में IRDA एक्ट आया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। इसका अमल कब हुआ? अप्रैल 2000 में। IRDA का अमल कब हुआ? अप्रैल 2000 में। उसके बाद IRDAI कब बना? 2014 में। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस लिया उन्होंने, कस्टमर के पास रमेश और सरला मैडम पहुंचे, उनको पॉलिसी का फीचर्स एक्सप्लेन किया। पॉलिसी उनको पसंद आ गई तो वो प्रस्ताव पत्र भरने जा रहे हैं। प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म। जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पढ़े उन्होंने और उनका आंसर्स देने लगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर, उनका हस्ताक्षर के द्वारा वो सेल्फ डिक्लेरेशन में जो हस्ताक्षर कस्टमर का है वो हस्ताक्षर किया। जो भी प्रस्ताव पत्र में क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स उन्होंने दिया और हस्ताक्षर किया। मतलब ये क्या कहलाता है? उबरिमा फाइट्स कहलाता है। उबरिमा फाइट्स एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम है अटमोस्ट गुड फेथ, अच्छी भावना। अच्छी भावना मतलब जो भी प्रस्ताव पत्र में क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर मैं दिया हूं जो यथार्थ है, ट्रूथ है। जो अच्छी भावना किसके बीच में होनी चाहिए?
बीमा अभिकर्ता के बीच और बीमा कंपनी के बीच और कस्टमर के बीच, बीमा कंपनी के बीच रहनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रस्ताव पत्र में लिखे गए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, मानक आयु प्रमाण। जो प्रीमियम कैलकुलेशन किसके बेसिस में होता है, आयु के बेसिस में। प्रीमियम कैलकुलेशन आयु, जो एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए। सो इसमें मानक आयु प्रमाण कौन कौन से है, स्कूल सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डिफेंस पर्सनल जारी किए गए आईडी प्रूफ और फुल डेट ऑफ, आधार कार्ड का फुल डेट ऑफ बर्थ, ये सभी मानक आयु प्रमाण है। और बाकी सभी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। और पता लिखा उसमें, पता किस किस में पता चलता है, पता का जो आधार कार्ड है, पान कार्ड में पता नहीं रहेगा, पान कार्ड में, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पता किधर नहीं मिलेगा हमको, पान कार्ड में। और पता किधर किधर मिलेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सभी में पता मिलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखा उन्होंने, उसका प्रूफ भी चाहिए। उसके बाद इनकम प्रूफ लिखा, उसका प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ कौन सा है, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सभी है। उसके बाद एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि एजेंट एक प्राइमरी अंडरराइटर है, प्राइमरी अंडरराइटर, बीमा अभिकर्ता एक प्राइमरी अंडरराइटर है। फिजिकल से कस्टमर को देखने वाला कौन है, बीमा अभिकर्ता। उनके बारे में जानकारी लेने वाले कौन है, बीमा अभिकर्ता। उनका फाइनेंशियल कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका जो भी है उनका कंडीशन देखने वाला कौन है, बीमा अभिकर्ता। इसलिए एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए उनका आंसर भी एजेंट को लिखना चाहिए और उनका हस्ताक्षर भी करना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रस्ताव पत्र में लिखे गए और हस्ताक्षर किए गए और उसके साथ साथ जो भी अटैचमेंट्स है उसे लेके बीमा कंपनी में जो अंडरराइटर है, अंडरराइटर उनके पास जाएंगे। अंडरराइटर दो मेथड्स में अंडरराइटिंग करते हैं। अंडरराइटिंग मीन्स हमीदारी। हमीदारी के तरीके कितने हैं, दो तरह के हैं। एक न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड और जजमेंट मेथड। न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड एंड जजमेंट मेथड। न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड, देखो क्वेश्चन बड़ा आएगा, उसका आंसर भी बड़ा रहेगा, मगर क्या रहना उसमें आंसर में, न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड क्या कहलाता है, उसका आंसर क्या है, अनुकूल परिस्थिति को माइनस, प्रतिकूल परिस्थिति को प्लस। ये आंसर आपका होना चाहिए न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड। और जजमेंट मेथड, जज जैसे डिसीजंस देते हैं वैसा डिसीजंस भी अंडरराइटर ले सकते हैं। ओके, अंडरराइटिंग हो गया, डिसीजन आ गया। उसके बाद केवाईसी क्या है, केवाईसी, नो यूर कस्टमर, नो यूर कस्टमर, केवाईसी। जो भी प्रस्ताव पत्र में जो भी पता है, ये सभी एड्रेस प्रूफ्स है ना, ये केवाईसी कहलाते हैं, नो यूर कस्टमर। उसके बाद एग्जाम, जो डिसीजन होने के बाद बीमा प्रीमियम बनना चाहते हैं, प्रीमियम कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। प्रीमियम बनने के लिए गए, प्रीमियम बनने का तरीका किस में है, AML गाइडलाइंस में है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मीन्स लॉन्ड्री, शुद्ध करना, कपड़ों को शुद्ध करना, लॉन्ड्री। मनी लॉन्ड्री, मनी को शुद्ध करना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके द्वारा ही प्रीमियम का भुगतान होना चाहिए। अगर कैश में होना चाहिए या कंपलसरी चेक में होना चाहिए, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी जो भारत के अंदर जो इकोनॉमी में नहीं आए, जैसा हम AML गाइडलाइंस को भारत सरकार के द्वारा लाया गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके द्वारा प्रीमियम का भुगतान हो गया। फर्स्ट प्रीमियम रसीद आ गया, पहली प्रीमियम रसीद, प्रीमियम बनने के बाद। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहली प्रीमियम रसीद का? अगर कस्टमर फर्स्ट प्रीमियम रसीद लेके
जाते वक्त कुछ दुर्घटना हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो भी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट, डेथ क्लेम सेटल करना चाहिए। उसके बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा, नीति दस्तावेज। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? बीमा धारक के और बीमा कंपनी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं, पॉलिसी बॉन्ड सिंपल टर्मिनोलॉजी में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज को हम पहले जो फर्स्ट पेज है उसे क्या कहलाते हैं? शेड्यूल। पॉलिसी बॉन्ड के जो अंदर जो पेजेस रहते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। और प्रपोजल फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्रपोजल फॉर्म में प्रिंट किए गए सेक्शंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 41 एंड सेक्शन 45। सेक्शन 41 क्या है? सेक्शन 41 कमीशन रिबेट्स आर प्रोहिबिटेड। कमीशन आपस में बांट लेना निषिद्ध है। ये प्रस्ताव पत्र में प्रिंट होके है ये सेक्शन। और सेक्शन 45 क्या है? सेक्शन 45 इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज, इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज है। जो भी व्यक्ति 3 साल प्रीमियम भरा, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो डेथ बेनिफिट को, डेथ क्लेम को बीमा कंपनी ठुकराना नहीं है, कंपलसरी पे करना है। कितने साल? 3 साल प्रीमियम भरने के बाद कुछ मृत्यु हो गई तो कंपलसरी डेथ क्लेम सेटल करना जरूरी है। वो क्या है? सेक्शन 45। इन दोनों का प्रस्ताव किस में है? प्रपोजल फॉर्म में प्रिंट होके है ये 2 सेक्शंस। सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया। अगर कस्टमर चाहते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेने के बाद उनको उसके कंडीशंस, पॉलिसी के कंडीशंस अगर पसंद नहीं आए तो उन्होंने फ्री लुक पीरियड कितने दिन है? फ्री लुक पीरियड 30 डेज। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पाने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या कहलाता है? फ्री लुक पीरियड में वो पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, उनका प्रीमियम वापस ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इंटेंजिबल प्रोडक्ट, अमूर्त उत्पाद, इंटेंजिबल मीन्स हमको आंखों को नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट है। सो बीमा क्या आंखों को दिखता है? ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है? नहीं, इट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट। बीमा कैसा प्रोडक्ट है? इंटेंजिबल, अमूर्त उत्पाद है, आंखों को दिखने वाला नहीं है। ओके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट कैसा करना? प्रीमियम भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इन 3-4 तरीकों से हम प्रीमियम भर सकते हैं। उसके बाद परिपक्वता, मृत्यु का लाभ, मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स। जो भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बतलाएंगे। रमेश एक कस्टमर है, उन्होंने एक 10 लाख की पॉलिसी 20 साल के टर्म को लेके उन्होंने पॉलिसी लिया और प्रीमियम भुगतान करते गए 10 लाख पॉलिसी को फॉर 20 ईयर्स। उसके बाद 20 ईयर्स के बाद उनको जो मैच्योरिटी मिलता है उसे क्या कहलाता है? मैच्योरिटी बेनिफिट, परिपक्वता। अगर रमेश ये 10 लाख पॉलिसी को 20 साल का जो टर्म रखा है उसमें प्रीमियम भुगतान करते वक्त 20 साल के अंदर ही उनके मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु का लाभ किसे देंगे? नॉमिनी को या अजाइनी को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो प्रपोजल फॉर्म हो गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रीमियम पेमेंट, मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, ओवरमाफाइड्स हो गया, इंटेंजिबल प्रोडक्ट, फ्री लुक पीरियड। उसके बाद IGMS, जो भी IRDAI को जो कंप्लेंट देना चाहते हैं कस्टमर, किसके द्वारा देना चाहिए? IGMS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, IGMS, इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IRDA को कंप्लेंट देने का ये सिस्टम है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल, इसे अम्बुड्समैन कहते हैं, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। अगर एक इंश्योरेंस अम्बुड्समैन को अगर क्लेम की राशि 20 लाख के अंदर है, 20 लाख के अंदर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया जो कस्टमर को, सो वो उन्होंने कंप्लेंट देना चाहते हैं, किसे कंप्लेंट दे सकते हैं? अगर राशि का वैल्यू 20 लाख के अंदर है तो बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन क्या है? केवल बीमा के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे सॉल्व करने के लिए एक बीमा अम्बुड्समैन, लोकपाल, बीमा लोकपाल रहते हैं। ये एक निर्दिष्ट क्षेत्र में ये रहते हैं, हर स्टेट को एक नहीं रहते। भारत देश में कुल कितने इंश्योरेंस अम्बुड्समैन है? 17 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन है, 17 है भारत देश में। जो अम्बुड्समैन के पास जाने के लिए कुछ फीस की ज़रूरत है, कुछ भी शुल्क की फीस की ज़रूरत नहीं है। इन राइटिंग में लिखना चाहिए कंप्लेंट। कितने दिन में अम्बुड्समैन से जवाब मिलेगा? 30 डेज, 30 डेज में। जो भी अवार्ड अम्बुड्समैन देते हैं बीमा कंपनी को, उसका पालन बीमा कंपनी कितने दिन में करना चाहिए? 15 डेज में करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट अम्बुड्समैन। ओके, उसके बाद जिला फोरम है, जिला फोरम। अगर अम्बुड्समैन के पास गए तो 20 लाख, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी 1 रुपी to 20 लाख। अगर राज्य कमीशन स्टेट कमीशन कहलाता है, राज्य कमीशन 20 लाख to 1 करोड़ 100 लाख। और राष्ट्र कमीशन, नेशनल कमीशन, राष्ट्र कमीशन 1 करोड़ एंड अबव। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम अंडरराइटिंग मेथड्स के बारे में जानकारी ले लिए और IRDA के बारे में भी जानकारी ले लिए। उसके बाद हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is risk management? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? जोखिम प्रबंधन। रिस्क मैनेजमेंट 4 तरीके के हैं, 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स। रिस्क मैनेजमेंट कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं। एक अवॉइड, रिड्यूस, रिटेन और रिटेंशन, और 4th वन ट्रांसफर। अवॉइड, कुछ हम एक जगह जाना चाहते हैं, उस जगह पर कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ डिस्टर्बेंस है, तो अवॉइड कर दो, दैट इज अवॉइड। अगर ये रूम में कुछ आग लगने वाला है, लगने की गुंजाइश है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को रख सकते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन, कम करना, रिड्यूस करना। उसके बाद रिटेन मीन्स अपने पास ही रखना, मतलब बीमा नहीं लेना मतलब रिटेंशन, रिस्क रिटेंशन, स्वीय बीमा कहलाता है। स्वीय बीमा नहीं किया उन्होंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। और ट्रांसफर है, बीमा मतलब अपना रिस्क को कुछ प्रीमियम बन के एक बीमा कंपनी को ट्रांसफर करना, उसे रिस्क ट्रांसफर कहते हैं। मतलब बीमा लेना। रिटेन में बीमा नहीं लेना। ओके, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मानव जीवन मूल्य, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानव जीवन मूल्य, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इनको प्रपोज किया था प्रोफेसर हुबनर ने।
प्रोफेसर हुबेनर। सो इसमें दो एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट क्या है, जो उसमें एक एलिमेंट है निकर आदाय, निकर आदाय, आदाय, और दूसरा वार्षिक, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो मूलक ज़रूरी है HLV को कैलकुलेट करने के लिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। रमेश एक कस्टमर, एक आदमी, उनका ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम 10 लाख है। लेट अस सपोज रमेश का ग्रॉस इनकम कितना है, 10 लाख है। रमेश का ग्रॉस इनकम 10 लाख है। रमेश का ग्रॉस इनकम 10 लाख है। रमेश का ग्रॉस इनकम 10 लाख है और उनका खर्चा 2 लाख है समझो। सो नेट इनकम कितना है, निकर आदाय कितना है, 8 लाख। ओके, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%, लेट अस सपोज 8%। सो अगर ये दोनों ने दिया एग्जाम में क्या दिया, ग्रॉस इनकम दिया, खर्चा दिया, ग्रॉस इनकम से खर्चा निकाल देना चाहिए तो निकर आदाय मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट भी दिया उन्होंने 8% कह के एग्जाम में। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बोले तो हम 8/100 डालते हैं ना, इसे रिवर्स 100/8 डालना HLV को कैलकुलेट करने। सो 8 1 0 1 0 0 1 लाख इंटू 100 1 करोड़। सो रमेश का ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ वो बीमा ले सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट HLV का। अगर फॉर एग्जाम्पल रमेश का मंथली इनकम 20,000, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रमेश का मंथली इनकम 20,000 मंथली। आप क्या करना है, उसे 12 मंथ्स को कैलकुलेट करना। सो 12 मंथ्स को कितना होता है, 2,40,000, और उनका खर्चा वो भी एग्जाम में दिया हुआ है 1 लाख, मीन्स 2,40,000 में 1 लाख जाने पर 1,40,000 मिलेगा। और एग्जाम में आपका इंटरेस्ट रेट कितना दिया, 7%। सो 100/7, 7 2s are, सो 20,000 इंटू 200 20 लाख। सो ये रमेश का मानव जीवन मूल्य है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और उसके बाद MWP एक्ट 1874, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें जितना भी बड़ा क्वेश्चन आप लगा लो, उसका आंसर क्या चाहिए, सेक्शन 6 होना चाहिए। सेक्शन 6 के द्वारा ही इसके अमाउंट दिया जाएगा MW के एक्ट के द्वारा। और किसे दिया जाएगा, ये किसे दिया जाएगा, ट्रस्टी को दिया जाएगा, ट्रस्टी को दिया जाएगा, ट्रस्टी। और अगर ट्रस्टी नहीं है तो ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को, ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। सो क्वेश्चन कैसा आएगा, रमेश एक 10 लाख की पॉलिसी को 20 इयर्स टर्म लिया हुआ है और वो पॉलिसी को MW में एक्ट के द्वारा रजिस्टर किया गया, और अगर रमेश को कुछ हो गया, मृत्यु हो गए, तो MWP एक्ट के तहत मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट किसे दिया जाएगा, ट्रस्टी को। अगर ट्रस्टी नहीं रहे तो ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट किस सेक्शन के द्वारा दिया जाएगा, सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट 1874। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो MWP एक्ट, उसके बाद बंधन मोचक बीमा, MRI, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस क्या है, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस जो घटती हुई टर्म इंश्योरेंस, जो घटती हुई टर्म इंश्योरेंस। सो MRI इंश्योरेंस किसे दिए जाएंगे, किस केस में, हाउसिंग लोन के लिए MRI इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये कैसी इंश्योरेंस है, सो ये घटती हुई टर्म इंश्योरेंस है। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है MRI के लिए।
उसके बाद ग्रेस पीरियड, मुहलत। ग्रेस पीरियड कितना है? ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए ग्रेस पीरियड 30 डेज है, 30 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस क्या है? कीमैन इंश्योरेंस ये नाम में ही है, कीमैन। कीमैन इज ए की पर्सन, प्रमुख आदमी बीमा। जो भी बिजनेस में प्रमुख आदमी रहते हैं, कीमैन रहते हैं। अगर एक रह जा, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं कीमैन। सो ये कीमैन इंश्योरेंस कौन लेते हैं? जो यजमान होता है, बिजनेस के यजमान होते हैं, उनके कीमैन के, जो उनके बिजनेस में, उनके जो कंपनी में की पर्सन रहते हैं, उनके लिए उनके यजमान ये कीमैन इंश्योरेंस करते हैं। और प्रीमियम कौन बनते हैं? जो उनका यजमान है, उन्होंने ही इनका प्रीमियम भरते हैं। ये प्रीमियम जो भी भर रहे हैं वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के द्वारा उनको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा यजमान को। सो कीमैन इंश्योरेंस ओनली टर्म इंश्योरेंस ही दिया जाता है, टर्म इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस एक बिजनेस का, जो भी बिजनेस में जो भी लॉसेस आते हैं, वो लॉसेस को, जो अगर कीमैन नहीं रहेगा वो बिजनेस में, जो बिजनेस को लॉस आने की संभावना है। सो इसलिए ये कीमैन इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीमैन इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट देना ज़रूरी है? बिजनेस के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ज़रूरी है और बिजनेस के इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स भी देना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट कीमैन इंश्योरेंस। और यूलिप और प्रोडक्ट्स। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये अमेरिका से जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स है उसके द्वारा हम लिए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये कौन से प्रोडक्ट है? ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये जो स्टॉक मार्केट में, जैसे हम स्टॉक मार्केट में जो भी प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में रख के जो स्टॉक मार्केट जितना फ़ायदा देगा या नुकसान देगा उसे कस्टमर को देते हैं। सो कस्टमर इज़ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर यूलिप पॉलिसी। जो भी है उन्होंने ही वो बेयर करना चाहिए, कस्टमर को ही बेयर करना चाहिए। सो यूलिप पॉलिसी में क्वेश्चन कैसा आता? रमेश एक 10 लाख की पॉलिसी 20 ईयर्स टर्म को ले लिया, उन्होंने यूलिप पॉलिसी को लिया। अगर मैच्योरिटी हुआ तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या देना चाहिए? फंड वैल्यू देना चाहिए, फंड वैल्यू। अगर मृत्यु हो गई तो डेथ बेनिफिट क्या चाहिए, क्या देना चाहिए यूलिप में? फंड वैल्यू, फंड वैल्यू और सम अश्योर्ड विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे प्रोडक्ट्स क्या है? सांप्रदाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सभी भी सांप्रदाय पॉलिसीज है। ये क्या है? ये सांप्रदायेतर पॉलिसी है यूलिप पॉलिसी, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स आर एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, टर्म इंश्योरेंस, एवरीथिंग। एंड non-conventional products are called ULIP products. Okay. उसके बाद नामांकन और असाइनमेंट। नामांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नामांकन सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड असाइनमेंट सेक्शन 38। सेक्शन 38 असाइनमेंट है, सेक्शन 39 नामांकन, नॉमिनेशन। नॉमिनी वन और वन से ज़्यादा रह सकते हैं। माइनर भी नॉमिनी रह सकते हैं। अगर माइनर नॉमिनी रहे तो असाइनी को रखना ज़रूरी है। असाइनी कब तक रहेगा? जब माइनर मेजर बन जाएगा, जब असाइनी का ज़रूरत नहीं है। नॉमिनी इसका इम्पोर्टेंस क्या है? नॉमिनी को किसी तरह के बेनिफिट्स नहीं है। नॉमिनी डोंट हैव एनी राइट्स। नॉमिनी को किस तरह के राइट्स नहीं है। कौन है नॉमिनी? कि ये नॉमिनी ऐसा आदमी है जो मृत्यु होने पर कस्टमर मृत्यु बेनिफिट, डेथ बेनिफिट लेने के लिए एक आदमी होना चाहिए, उनका नाम है नॉमिनी। नॉमिनी डजंट हैव एनी राइट्स। नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम एट द विल ऑफ द कस्टमर। और असाइनमेंट क्या है? असाइनी को पूरे राइट्स मिलते हैं। टोटल राइट्स आर वेस्टेड विद द
असाइनी। असाइनमेंट कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं, कंडीशनल असाइनमेंट एंड एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमको 5 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 45। ये दोनों सेक्शन प्रपोजल फॉर्म में प्रिंट होके रहते हैं, प्रपोजल फॉर्म में प्रिंटेड मिलते हैं हमको। सेक्शन 38 है असाइनमेंट, सेक्शन 38 असाइनमेंट, सेक्शन 39 नॉमिनेशन, सेक्शन 41 कमीशन रिबेट्स आर प्रोहिबिटेड, सेक्शन 42 एजेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, सेक्शन 45 इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज। 38 असाइनमेंट, 39 नॉमिनेशन, 41 कमीशन रिबेट्स, कमीशन को आसपास में बांट लेना निषिद्ध है। सेक्शन 42 अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स का नियामक प्रक्रिया सेक्शन 42 में। सेक्शन 45 अगर एक कस्टमर 3 साल प्रीमियम भुगतान किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो डेथ बेनिफिट को, डेथ क्लेम को बीमा कंपनी ठुकराना नहीं चाहिए। सो दिस आर ऑल दी कौन से है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मुख्य धारा है। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट, माँ बाप को बच्चों पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बीमा अभिलाषा है, बीमा आसक्त है। और जो पति पत्नी के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जो फ्रेंड्स के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए नॉमिनी को फ्रेंड्स को रखना गलत है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उनके बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति अनुबंध, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट? साधारण बीमा है, आरोग्य बीमा, ये दोनों इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। नष्ट परिहार कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी नष्ट हुआ उतना ही पैसा मिलेगा। अगर एक कार का वैल्यू 10 लाख है, उसका इंश्योरेंस किया उन्होंने, अगर कार को कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसका कास्ट जो गैरेज में ले गए तो उसका कास्ट 2 लाख हुआ सीधा करने को कार को। सो नष्ट परिहार कितना मिलेगा? 2 लाख ही। सो दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसा ही है ना। सो जनरल इंश्योरेंस साधारण बीमा और आरोग्य बीमा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेयर एज लाइफ इंश्योरेंस जीवित बीमा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। और फाइनल से हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा में कौन दिखते हैं हमको? TPA दिखता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सो अगर एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 24 आवर्स अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 24 आवर्स होने के बाद ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिलेगा। अगर 24 आवर्स के अंदर वो डिस्चार्ज हो गए तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। सो दिस इज अबाउट IC 38। आप ज़रूर पास होंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।